हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर सिस्टम, यानी देखा जाए तो यहाँ पर कोड जो है SOCR 413। यहाँ बुक जो है एमए का विकास का समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक आधुनिकरण के सिद्धांत, द थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम हर एक विचार पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, हर एक पॉइंट पे एनालाइज करेंगे एमए के अंतर्गत। तो इसके लिए जो है हमें चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर सिस्टम, यानी यहाँ पर कोड जो है आपका SOCR 413 और किताब जो है विकास का समाजशास्त्र, यानी बुक है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज जो हम यहाँ पर चैप्टर करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजनीतिक आधुनिकरण के सिद्धांत, द थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक बच्चों के लिए जो एमए में सोशियोलॉजी ले रखी हैं। और हम जो आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण और भी है, जिसमें हम राजनीतिक आधुनिकरण के आधार पर हम करेंगे, यानी राजनीतिक आधुनिकरण के आधार पर हम यहाँ विस्तार पर चर्चा करेंगे और आधुनिकरण तथा पश्चिमीकरण के बीच अंतरों का वर्णन भी करेंगे और आधुनिकरण की आलोचना भी इसमें हम एनालाइज करेंगे। तो ये कई मानने में टॉपिक जो रहेगा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें राइट द शॉर्ट नोट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द डिफरेंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन एंड क्रिटिसाइज देयर मॉडर्नाइजेशन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों के लिए रहेगा। अगर हम बात यहाँ पर करें तो हम सबसे पहले तो राजनीतिक आधुनिकरण के बारे में हमें जानना चाहिए कि है क्या। राजनीतिक आधुनिकरण की प्रक्रिया बहुत बातें से प्रभावित करता है, यानी राजनीतिक आधुनिकरण की क्रिया बहुत सारी बातें ऐसी है जिसको काफ़ी प्रभावित करती है। और यह केवल देखा जाए तो केवल राजनीतिक व्यवस्था के साथ संबंधित नहीं होती है, अतुल इसका संबंध सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, सभ्याचारक तथा ऐतिहासिक पक्षों के साथ भी होती है। यानी देखा जाए तो राजनीतिक व्यवस्था के साथ संबंध के साथ साथ इसका संबंध जो है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सभ्याचारक तथा ऐतिहासिक पक्षों के साथ भी होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह राजनीतिक आधुनिकरण की दिशा, सतर तथा मात्रा का निर्माण करने के साथ साथ इनको काफ़ी प्रभावित करती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये जो है राजनीतिक आधुनिकरण वो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सभ्याचार और इतिहास के पक्षों में भी अपना विचारधारा रखता है। और यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट आया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजनीतिक आधुनिकरण के आधार। राजनीतिक आधुनिकरण के आधार ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं, अगर हम पहले पॉइंट की तरफ अगर नज़र करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं परंपरावादी राजनीतिक संरचना तथा राजनीतिक सभ्याचार एंड ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल कल्चर। देखिए यहाँ पर है आधुनिकरण की प्रक्रिया परंपरा बिल्कुल ही उलट है। आधुनिकरण की प्रक्रिया जो है परंपरा के बिल्कुल उलट है। देखिए परंपरा जो हम चलाते आ रहे हैं और आधुनिकरण जो आज का समय, तो ये बिल्कुल उलट है किसके, परंपरावाद के।
इसलिए परंपरा तथा उसके साथ जुड़े संस्थाएं राजनीतिक सभ्याचार, राजनीतिक आधुनिकीकरण के बेहद प्रभावित करते रहती हैं। जनरल सी बात है, आप परंपरावादी रहोगे और आधुनिकीकरण में रहोगे तो जनरल सी बात है वो आपको हमेशा प्रभावित करता ही रहेगा। अगर संरचना, व्यवस्था और परंपरा के बंधनों में जुड़े हुए हैं तो देखा जाए तो राजनीतिक आधुनिकीकरण नहीं हो सकता है। अगर आप परंपरा से जुड़े हुए हो, संरचनावाद में विश्वास रखते हो, तो जनरल सी बात है अगर इन बंधनों से आप जुड़े हुए हो तो राजनीतिक आधुनिकीकरण नहीं हो सकता उस क्षेत्र में। यह आपने देखा भी होगा कि हमारे जो पुराने लोग के विचारधारा होती है वो बिल्कुल ही आप लोगों से उलट होती है और वो हर कदम पे आपको टोकते ही रहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, आप वो गलत कर रहे हो, क्योंकि उनका अनुभव एक अलग ही होता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको जो है परंपरावाद के बंधनों से निकालना आधुनिकीकरण के लिए वातावरण पैदा करना होता है। यानी परंपरावाद के बंधनों से आपको इसको छुटकारा देना पड़ेगा, तब जाके आप आधुनिकीकरण के वातावरण को जो है पैदा कर सकती हो। कई विकासशील देशों में परंपरावाद के दबाव इतने प्रभावशाली होते हैं कि राजनीतिक संरचना को आधुनिकीकरण का रूप देना संभव नहीं हो पाता है। और जनरल सी बात है, इसमें भारत सबसे नंबर 1 ही रहेगा, क्योंकि भारत में परंपरावादी दृष्टिकोण पुराने समय से चला रहा है। हम बेशक आधुनिक युग में हैं, लेकिन आज भी हम परंपराओं को लेके ही चल रहे हैं। कहते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण की क्रिया पर सभ्याचार और परंपरावादी होने का बहुत प्रभाव पड़ता है। कहते हैं विकासशील देशों में परंपरावादी संरचनाओं को काफ़ी सीमा तक आधुनिक रूप दिया जा चुका है। जनरल सी बात है, विकासशील देशों में अगर आप चले जाओ तो वहाँ परंपरावादी संरचना को काफ़ी सीमा तक आधुनिक रूप दिया जा चुका है और वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन भारत के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा होता है तो कोई व्यक्ति उसको नकार रहा होता है। तो ये भारत की परंपरा है। देखा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय राष्ट्रीय नेता ने लोगों का पुण्य विश्वास प्राप्त किया था तथा आज़ादी के बाद उन्होंने ऐसे संविधान को जन्म दिया जिसमें परंपरावादी संरचनाओं की जगह आधुनिक संस्थाओं की व्यवस्था स्थापित की जा सके। यानी जो संविधान बनाया वो बहुत दूरदर्शी थे और हमारे संविधान में संरचना में उन्होंने हर बात को जो है विशेष ध्यान दिया और साथ में आधुनिकीकरण के विश्वास को भी उन्होंने नकारा नहीं। उसके पश्चात अगला पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है, राजनीति आधुनिकीकरण का समय, यानी टाइमिंग ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। राजनीतिक आधुनिकीकरण का समय यानी टाइमिंग ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। राजनीतिक आधुनिकीकरण में अगर किसी राजनीतिक व्यवस्था में किसी परिवर्तन को सफलतापूर्वक आगे लेकर जाना हो तब उसके ठीक समय पर शुरू करना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी चीज़ अगर कार्य करते हो तो इसके लिए समय ठीक होना बहुत ज़रूरी है। गलत समय पर की गई कोशिश संभव नहीं होती हैं। देखिए, गलत समय पर किया गया हर कार्य गलत ही होता है, ये तो आपको भी समझ है। राजनीतिक व्यवस्था के आधुनिक बनाने का कार्य इतिहास दृष्टि से कैसे समय में शुरू किया गया हो, यह काफ़ी महत्व रखता है कि राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने का कार्य ऐतिहासिक दृष्टि से कैसे समय में शुरू किया गया हो, ये बातें काफ़ी ज़रूरी रखता है। और राष्ट्रीय इतिहास और संसार की धारणाओं में समय के विषय में राजनीतिक संस्थाओं को आधुनिक बनाने में सहायक और विरोधी भी हो सकती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इतिहास और संसार की धाराओं में समय के विषय में राजनीतिक संस्थाओं को आधुनिक बनाने में सहायक भी हो सकते हैं और इसके विरोधी भी हो सकते हैं। इतिहास की धारा के बहाव के विरुद्ध परिवर्तन संभव नहीं होता है। अगर इतिहास के धारा के जिस बहाव में चल रहा होता है उसमें परिवर्तन करना शायद संभव नहीं है और अनुकूल होने की शक्ल में परिवर्तन अपने आप अमली रूप धारण कर लेता है। ये तो आपने देखा ही होगा, कुछ रीति रिवाज जो होते हैं समय के साथ जो है अपने आप धारण हो जाती हैं। कहते हैं दूसरे विश्व के बाद एशिया में साम्राज्यवाद को कायम रखना बहुत कठिन हो गया था। आपको पता ही है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबने जो है साम्राज्यवाद को नकार दिया था, हर एक देश ने नकार दिया था, क्योंकि यह इतिहास की धारा के अनुकूल नहीं था और सभी को पता था साम्राज्यवाद किसी भी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पर यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इसका प्रभाव भयानक होने के साथ साथ अच्छा भी होता है। अगर हम देखें साम्राज्यवाद तो कई जगहों पर काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कहते हैं कुछ ऐसा साम्राज्यवादी भी हुए जो देश को जो है उच्च कोटि पे पहुंचा दिए और कुछ साम्राज्यवाद ऐसे भी हुए जो देश को ले डूबे। तो हम कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद का नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है। लेकिन आज के समय में, आज के समाज में
साम्राज्यवाद को जो है लोगों ने बिल्कुल ही नकार दिया है। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कि इसका प्रभाव भयानक भी कभी कभी होता है और कभी अच्छा भी होता है। इतिहास की धारा अगर आधुनिकीकरण के आने से नहीं रोका जा सकता है तो विकासशील देश ऐसी स्थिति में से गुजर रहे हैं तथा आधुनिकीकरण को रोकने के कार्य असफल हो रहे हैं। जर्नल सी बात है, आज के समय में देखा जाए तो आज के समय में अगर कोई देश में कुछ बदलाव होते हैं तो वो मंत्री लोगों के आश्रय पे होती है, और मंत्री लोग आश्रय किस पे होते हैं? अपने पार्टियों पे होते हैं। तो यहाँ पर बदलाव की जो भावना होती है बहुत ही नेगेटिव होती है। उसके पश्चात अगली पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ये काफ़ी और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजनीतिक नेतृत्व का स्वरूप, राजनीतिक नेतृत्व का स्वरूप यानी नेचर ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। राजनीतिक आधुनिकीकरण की क्रिया को इस देश की राजनीतिक नेतृत्व का स्वरूप ही बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि जैसा राजनीतिक नेतृत्व होता है वैसा इसको प्रभाव होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आज राजनीतिक में बहुत ही विडंबनाओं से भरी हुई परिस्थिति होती है। आपको तो पता ही होगा कि भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं वो सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, उनकी सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होता है, और प्रधानमंत्री अपनी शक्ति को स्वयं प्रयोग न करके इसको जो है कैबिनेट मिनिस्टरों को दे देते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो फैसला जो है एक रूपता के रूप में नहीं देखा जा सकता। यहाँ पर सबके अपने अपने विचारधारा होते हैं और कोई सही फैसला लेना संभव नहीं होता है। तभी आपने देखा होगा कि भारत में ऐसे रूल रेगुलेशन लागू किए गए जिसको कई लोगों ने नकारा भी और कई लोगों ने अपनाया भी। कहते आम जनता तो बात को समझ गई, लेकिन राजनीतिक नेता नहीं समझ पाए और उन्होंने इसके खिलाफ नारा लगाना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो नोटबंदी एक ऐसी प्रक्रिया थी जहाँ पर सभी देशवासियों ने उसका समर्थन किया, लेकिन बड़े बड़े नेता लोग सब जो थे उसको समर्थन किए ही नहीं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने योग्य निरुत्साहित करने में इस बात का बड़ा ही असर पड़ता है कि देश के नेता किस तरह के विचार रखते हैं। अगर राजनीतिक नेता का स्वभाव आधुनिकीकरण की तरफ हो तब वह उस देश की पूर्ति के लिए शक्ति का भी प्रयोग कर सकती हैं, और बहुत सारे देशों में वहाँ के नेताओं ने इस तरह की क्रिया किया है। भारत में इंदिरा गांधी जैसे नेता राजनीति संरचना को बदलते हुए समय के अनुसार ढालने की कोशिश करते रहे, और इसके बिल्कुल उलट कई ऐसे भी हो सकते हैं जो आधुनिकीकरण के विरोधी विचारधारा रखती हूँ। तो जनरल सी बात है, किसी के पॉजिटिव थॉट होते हैं तो किसी के नेगेटिव होती हैं, और इसलिए भारत जो है आधुनिकीकरण में भी अपने आप को आधुनिकीकरण से अछूता रखा है। बहुत सारे तानाशाह आर्थिक क्षेत्र में उन्नति लाकर राजनीतिक आधुनिकीकरण की सारी कोशिशों को जो महत्वहीन बना देती हैं ताकि उनकी सत्ता को किसी भी तरह से चुनौती न मिल सके। और यही आज की राजनीति में होता है कि वो जो है सभी चीज़ों को महत्वहीन बना दिए हैं। कारण क्या है? उनको सिर्फ सत्ता में बने रहना है। यदि अगली पॉइंट पे हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप यानी नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप बहुत सीमा तक वहाँ की सामाजिक व्यवस्था द्वारा पैदा किए वातावरण पर निर्भर करता है। तो आप समझ गए हो, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप जो है बहुत सीमा तक वहाँ की जो है सामाजिक व्यवस्था द्वारा पैदा किए गए वातावरण पर निर्भर करता है। ये राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप के अंतर्गत बात है कि जनरल सी बात है, राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप बहुत सीमा तक वहाँ की सामाजिक व्यवस्था द्वारा पैदा किया गया वातावरण पर निर्भर करता है। और राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता ला सकती है। लोकतंत्र स्वरूप वाली राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक आधुनिकीकरण के अनुकूल होगी, पर तानाशाही व्यवस्था मूल रूप से राजनीतिक आधुनिकीकरण का विरोधी होती है। जैसे आपका एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ कि नेपाल में कहते हैं वहाँ पर जो है राजतंत्र था, और राजतंत्र देखा जाए 1990 में था, तो वहाँ के लोगों ने वहाँ पर जो है तानाशाह के देखते हुए वहाँ पर लोकतंत्र की व्यवस्था किया। लेकिन देखा जाए तो लोकतंत्र को राजा ने टिकने नहीं दिया और 2002 में फिर से जो है राजतंत्र की स्थापना कर लिया गया, और ये राजतंत्र काफ़ी टाइम तक चला, 2006 तक चला। फिर लोगों ने जो है वहाँ पर आवाज़ उठाई और फिर लोकतंत्र में कन्वर्ट कर दिया, और राजा के इसी तानाशाह के कारण लोगों ने जो वहाँ पर है संविधान का निर्माण करवाया। तो ऐसी स्थिति हर एक राज्य में होता है जहाँ पर सरकार तानाशाही हो जाती है। और जनरल सी बात है, अगर पार्टियों वाले सरकार हो तो वहाँ पर भी कुछ अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जितने भी मंत्री होते हैं
सब के सब पार्टी के अंतर्गत ही कार्य कर रहे होती हैं और पार्टी में कोई भी अगर अच्छा विचारधारा रखता है तो उसको होने नहीं देती है। जैसे आपको जो है यूएसएसआर के विघटन का बात तो याद ही होगा, जहाँ पर गाल्वाचो जो थे यूएसएसआर के सदस्य थे और उनके पार्टियों ने ही उनका समर्थन नहीं किया अच्छे कामों में, जिसकी वजह से यूएसएसआर का विघटन हो गया। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो देश को विकास करने में रुकावट डालती है। देखा जाए तो विकासशील देशों में स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होने के साथ आधुनिकीकरण को शक्ति प्राप्त हुई थी, पर ये ज़्यादा देर तक न चल सकी। आधुनिकीकरण की जो शक्ति प्राप्त हुई थी पर ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी और लोकतंत्र के लिए जरूरी राजनीतिक सभ्याचार का अस्तित्व होने के कारण तानाशाही व्यवस्था स्थापित होने लगी, जिसके साथ राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बहुत बड़ी चोट लगी और इसके साथ राजनीतिक व्यवस्था के रूप में भी अंतर आ गया और राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का ये विरोधी होने लग गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आगे का पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला जो हमारा पॉइंट आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आधुनिकीकरण तथा पश्चिमीकरण में क्या अंतर है, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। डिफरेंट बिटवीन टू मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आमतौर पर आधुनिकीकरण तथा पश्चिमीकरण एक ही साथ दिया जाता है। आधुनिकीकरण हुआ तो हम क्यों हुए आधुनिकीकरण? पश्चिमीकरण के कारण हुए। जबकि सच्चाई यह है कि विकासशील देशों में पश्चिमी की हर बात और हर चीज़ों की हम नकल करके आधुनिक बनने का स्वभाव डाला जाता है। तो ये बात सही है कि हम पश्चिमी देशों की बातों का हम नकल कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, ना हमारा देश विकास हो रहा है। हम जो है सिर्फ अपने आप को विकसित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम पश्चिमी देशों की हर बातों की नकल कर रहे हैं और इसका हम आधुनिक नाम दे रहे हैं। पश्चिमी देशों के विकास है तथा विकास होना आधुनिकता का माना जाता है, यानी आधुनिकता को चिन्ह माना जाता है, क्योंकि आपको पता है पश्चिमी देश काफ़ी विकसित हो चुका है। राजनीतिक व्यवस्था के लिए संवैधानिक संरचना तक भी पश्चिम से ली गई है। आप देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। हम ये कहते हैं कि हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन हम विकसित नहीं हो रहे हैं, हम पश्चिमी देशों के जो है नकल कर रहे हैं। हमारा जो है पूरी तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हम डेवलपमेंट हो रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट कंट्री है, तो आप गलतफहमी में हो। हम सिर्फ दूसरे देशों का नकल कर रहे हैं। अगर आज देखिए भारत में जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही है, हम पश्चिमी देशों को देख देख के बना रहे हैं, यानी हम सिर्फ नकल कर रहे हैं। यहाँ तक कि संवैधानिक संरचना भी पश्चिमी देशों का नकल है, हमारी अपनी कुछ भी नहीं है। पर फिर भी आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण में कुछ अंतर हमें ज़रूर महसूस होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और ये आपके समझ की भी ज़रूरी है कि नकल करने से हमें अकल कभी नहीं आती है। हमें स्वयं ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना है। इसलिए त्रिपान एसटीडी सेंटर ने न किसी चैनल का नकल करता है, न किसी चैनल की तरह अपना रिएक्शन दिखाता है। त्रिपान एसटीडी सेंटर अपने आप में ही अलग है, अपने आप में ही अलग दृष्टिकोण है इसका, क्योंकि जो सही है वही सही है और जो गलत है वो सदैव गलत ही है। इसी आधार पर त्रिपान सेंटर आगे बढ़ता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इसके अंतर्गत अगर हम पहली पॉइंट पे बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि आधुनिकीकरण जो है कदरों कीमतों भरपूर धारण है और पश्चिमीकरण का संबंध कदरों और कीमतों के साथ नहीं होता है। आपको पता ही होगा कि आधुनिकीकरण जो है हमारे देश में किसी चीज़ की कीमत समझी जाती है, उनका कद्र किया जाता है। लेकिन पश्चिमीकरण के संबंध की अगर हम बात करें, न तो वहाँ पर कोई चीज़ की कद्र की जाती है और न किसी चीज़ की कीमत समझी जाती है। अतुल्य कीमत को मुक्त धारण है, वो वहाँ पर सिर्फ कार्य होती है। पश्चिमी में अगर आप चले जाओ पश्चिमी देशों में तो आपको इस तरह की जो है धारणाएँ मिल जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हर तरह की विचारधारा यहाँ पर सम्मिलित है। आधुनिकीकरण का संबंध ऐसी जो है कदरों और कीमतों के साथ है जिसमें समय, स्थान और हालातों का जो है कोई संबंध नहीं होता है। आधुनिकीकरण का जनरल सी बात है, यहाँ पर तो ना कोई चीज़ की कीमत है, न कई चीज़ की हम कदर करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात का अनुसरण किया जाता है, समय, स्थान, हालातों का जो है यहाँ पर कोई बंधन नहीं होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आधुनिकीकरण मनुष्य की कदरों और कीमतों सामग्री के साथ जुड़ी हुई होती है और पश्चिमीकरण का संबंध मुख्य रूप से भौतिक बातों पर होना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आधुनिकीकरण में जो होता है हम कीमतों और कदरों को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं और यह एक तरह का सामग्री होता है,
लेकिन पश्चिमीकरण के संबंध में देखें तो इन भौतिक बातों का कोई यहाँ पर कोई मेल नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और काफ़ी ज़रूरी भी है। अगर अगली पॉइंट पे हम बात करें तो ये साफ कर देता है कि आधुनिकीकरण का प्रमुख आधार परिवर्तनों के तर्क होता है। आधुनिकीकरण का मुख्य आधार परिवर्तनों का तर्क होता है और पश्चिमीकरण में ऐसा नहीं होता है। पश्चिमीकरण में ऐसा होना स्वाभाविक नहीं होता है। आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण की धारणाओं के बीच पारंपरिक अंतर के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में ऐसे परिवर्तन आते ही रहते हैं जिनका संबंध कदरों और कीमतों की व्यवस्था के साथ होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आधुनिक प्रक्रिया में ऐसे परिवर्तन हमेशा आते रहते हैं जिसका संबंध कदरों और कीमतों के साथ विशेष रहता है और यह आगे की तरफ बढ़ रहे परिवर्तन का नाम है, जबकि पश्चिमीकरण का संबंध इसके साथ नहीं होता है। पश्चिमीकरण भौतिक बातों के परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आप समझ गए होंगे, पश्चिमीकरण जो है भौतिक पर आधारित होती है और आधुनिकीकरण जो होता है कदरों और कीमतों पर आधारित होती है। तो यहाँ पर आपको दोनों में अंतर साफ शब्दों में समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक जो हमारे समक्ष आया है आधुनिकीकरण की आलोचना। देखिए आधुनिकीकरण की आलोचना भी की गई। देखा जाए पहले पॉइंट के अंतर्गत तो राजनीति शास्त्र के निचला सतर, पहला पॉइंट क्या है, राजनीति शास्त्र के निचला सतर। अब देखिए जो यहाँ पर जो राजनीति शास्त्र के निचला सतर है यानी लोअर स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल साइंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत कुछ राजनीतिक शास्त्रियों ने राजनीति शास्त्र के विषय को समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र के जो है असीमित समुद्र में डुबो दिया। ये कोई दो राय नहीं है, सत्य है। कुछ राजनीतिक शास्त्रों के विषयों को समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र के असीमित समुद्रों में डुबो दिया जिससे निकलना संभव नहीं था और इस विषय को एक स्वतंत्र दर्जा देने की जगह इसको दूसरे अध्याय को अधीन कर दिया। देखिए इसको स्वतंत्र दर्जा मिलना चाहिए था लेकिन इसको जो है दूसरे अध्ययनों के अधीन कर दिया। ये भी बहुत बड़ी विडंबना है, जिस कारण राजनीतिक शास्त्र का दर्जा नीचे हो गया। राजनीतिक शास्त्र का देखा जाए तो दर्जा ऊंचा था लेकिन इसको जो है समाज शास्त्र और शास्त्र के साथ जोड़ दिया, जो आपने बीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस में पढ़े भी होगी और काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं यहाँ पर हर एक विषय एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और ये बात ये दर्शा रहा है कि राजनीतिक शास्त्र का महत्व इसलिए कम हुआ क्योंकि इसको समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र के असीमित समुद्र में डुबो दिया। इस वजह से जो है राजनीतिक शास्त्र का बहुत ही निचला दर्जा प्राप्त हुआ। अगर अगली पॉइंट की हम बात करें तो ये भी महत्वपूर्ण रहेगा, राजनीतिक ढांचों का गलत विभाजन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक ढांचों का गलत विभाजन यानी रॉन्ग डिवीज़न ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें डेविस ईस्ट और डेविस एप्टर द्वारा जो है एडवर्स ए सिग्न जैसे राजनीतिक शास्त्रों ने कुछ समाज शास्त्र जैसे टक्टल, परसेंज और रॉबर्ट ने मैटन मैरिस लेवी आदि के प्रभाव नीचे आकर सरकारी ढांचों के ऐसे रूप में माना जिसको निर्माण और सामाजिक मनोवैज्ञानिक और सभ्यता तथा आर्थिक तत्वों का पैदा किए जाने वाली मांगों को फैसले के रूप में बदलना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात भी है कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सभ्याचार तथा आर्थिक तत्वों द्वारा पैदा की जाने वाली मांगों को फैसले के रूप में बदलना और उन्होंने इसके आधार पर संसार की राजनीतिक व्यवस्था का विभाजन भी किया। संसार के राजनीतिक व्यवस्था का विभाजन भी किया गया जो ठीक नहीं लगती है क्योंकि यह धारणा इतनी व्यापक नहीं थी कि सारे राजनीतिक ढांचों को शामिल कर सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर अगली पॉइंट पे अगर हम बात करें इसकी आलोचना के अंतर्गत तो ठोस परिभाषाओं की अनुपस्थिति, ये भी एक आलोचना के रूप में देखी जा सकती है कि ठोस परिभाषाओं की अनुपस्थिति, अब्सेंस ऑफ कॉन्क्रीट और डेफिनेशन। आधुनिकीकरण के समर्थकों ने इसकी परिभाषा देने की बहुत कोशिश भी की तथा इसके विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसके अर्थ को स्पष्ट भी किया, परंतु इसके बावजूद भी इस धारणा को एक निश्चित तथा ठोस परिभाषा देने में असमर्थ रहे और राजनीतिक विकास की तरफ राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा करना बहुत ही कठिन और दुष्कर्म हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था कि ठोस परिभाषाओं की अनुपस्थिति। अगर हम अगली पॉइंट पे बात करें तो वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, निष्कर्ष। यानी निष्कर्ष जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं राजनीतिक विकास तथा राजनीतिक आधुनिकीकरण तुलनात्मक राजनीति की महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिन्होंने इस विषय को
विद्यार्थियों के विषय वस्तु प्रदान किया। जो भी विषय पढ़ते हैं उनको एक विषय वस्तु प्रदान किया। और इसकी भाषा संबंधी काफ़ी मतभेद हैं, परंतु इसकी महत्ता को नज़रअंदाज हम नहीं किया जा सकता। पर आलोचनाओं के होते हुए भी राजनीति आधुनिकीकरण की धारणा महत्ता का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, कहते हैं आधुनिकीकरण की बहुत सी आलोचना भी है, लेकिन फिर भी इसकी महत्ता और इसके महानता को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इससे राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में जो बढ़ोतरी हुई है वो प्रशंसा योग्य है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आधुनिकीकरण को हम नकार नहीं सकते, और ये बहुत ज़रूरी भी है। बेशक के लिए हम इसके नकारात्मक पहलू को भी विचार किए, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आगे जो हम करेंगे आधुनिक के उद्देश्य, एजेंडे और मुश्किलें, तो आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर दिल से तिरपान सेंटर की मदद करने के सोच विचार रखते हैं तो जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पे लगा देना है। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो एमए के लिए, तो जनरल सी बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके भाई बहनों के लिए भी बहुत कुछ इसमें प्रेजेंट है। यहाँ पर 8th क्लास से लेकर एमए तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो सिस्टमैटिक रूल रेगुलेशन के साथ हैं, जिसको बच्चे देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चलो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।